Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adverse News Analysis. Today is 23rd June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आप सभी को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर यूएस की विजिट में गए हुए हैं. तो इस आर्टिकल का आना तो कंफर्म ही है. कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि डेली हम ये आर्टिकल देख रहे हैं. अब मोदीज यूएस विजिट यील्ड्स मैनी वाइटल एग्रीमेंट्स. अब ये जो विजिट हुई है इसमें हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है, वाइटल एग्रीमेंट्स हमारे सामने आए हैं. आप देखेंगे किस किस चीज में. तो यहाँ पर यूएस ने क्या अनाउंस किया है कि जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसे ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया को. अभी हम आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है. ओके, जो ड्रोन्स है उसे ट्रांसफर किया जाएगा. हेल्थ केयर एंड स्पेस में आपका कॉपरेशन होगा. यहाँ पे बहुत सारी बातें भी बोली गई हैं कि जो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी इंडिया और यूएसए के डीएनए में है. तो आप यहाँ पर देखेंगे मिस्टर मोदी एग्रीड विद द मिस्टर बाइडेन दैट डेमोक्रेसी वाज इन द डीएनए ऑफ इंडिया एंड यूएस. डेमोक्रेसी रन्स इन आवर वेन, मिस्टर मोदी सेड, मेंटेनिंग दैट देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. तो उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही कि इंडिया और यूएस का जो डीएनए है उसमें डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है. हमारे वेन्स में क्या है, डेमोक्रेसी है. तो ये दो कंट्रीज बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. एक यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए की क्या है, आपकी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. और इंडिया की जो डेमोक्रेसी होती है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पर वेरियस एग्रीमेंट्स हुए हैं, आप सभी को पता है. वेरियस जो टेक्नोलॉजी है उनको ट्रांसफर करने की बात की गई है. डिफेंस कॉपरेशन हुए हैं. हेल्थ के सेक्टर में हमारे वेरियस एग्रीमेंट साइन हुए हैं. इन्वायरमेंट, विस्ता एंड स्पेस सेक्टर में यहाँ पर हमारा कॉपरेशन हुआ है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. कल का हमारा क्वेश्चन क्या था, आप देखेंगे. द रिवर विच राइजेस इन द कामरतपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार एंड कॉल द रिवर ऑफ सौरो. अब यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, मतलब कई रिवर्स को हम कहते हैं रिवर ऑफ सौरो. पहले हम क्वेश्चन ये उठता है कि रिवर ऑफ सौरो कहाँ किसे जाता है, मतलब हम किसी भी रिवर को रिवर ऑफ सौरो क्यों कहते हैं. क्योंकि पर्टिकुलर जो रिवर होती है वो बहुत सारे डिजास्टर कई बार लेकर आ जाती है, जिससे बहुत मतलब उसमें फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं. इसलिए हम कुछ रिवर्स को कहते हैं रिवर ऑफ सौरो. अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे. सब लोग इसमें वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर, राइट आंसर क्या है आप बताएंगे. तो हमें उस रिवर का नाम बताना है जो छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार से क्या होती है, ओरिजिन होती है. उस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार. और उस रिवर को हम रिवर ऑफ सौरो के नाम से भी जानते हैं. तो आपका पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कृष्णा और चौथा है गोदावरी. ठीक है, तो देखिए हम कृष्णा और गोदावरी की अगर बात करते हैं तो कृष्णा आप सभी को पता है. आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट से निकलती है. तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका गलत होगा. दूसरी हम बात करते हैं गोदावरी की. गोदावरी भी आपकी झारखंड साइड से नहीं निकलती है. तो आप यहाँ पे देखेंगे गोदावरी का अगर ओरिजिन देखेंगे ये महाराष्ट्र से फ्लो होती है. आप देखिए ये महाराष्ट्र से ऐसे फ्लो होते होते आते बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर क्या होती है, ड्रेनेज इसका होता है. कृष्णा रिवर की बात करते हैं तो ये आपकी कृष्णा रिवर यहाँ से आपकी जो वेस्टर्न घाट्स है वहां से ओरिजिन होता है. अब हम बात करते हैं किसकी, महानदी की. तो महानदी भी आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट आंसर हो जाता है. क्यों, क्योंकि महानदी कहाँ से ओरिजिन होती है, ये ईस्ट सेंट्रल इंडिया फ्लोज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. ये आपकी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर हीराकुंड डैम है, यहाँ से वो स्टार्ट होती है और ओडिशा होते होते ये बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेनेज होता है. ठीक है, यहाँ का पॉपुलर डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम. आपको यहाँ पे ये डैम का नाम याद रखना है. ठीक है, तो आपका ये जो आंसर है महानदी वो भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दामोदर. ठीक है, तो दामोदर क्या है ये देखेंगे. द रिवर फ्लोज इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल स्टेटेड एज अ पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री. ये आप देखेंगे यहाँ पर आपकी झारखंड से स्टार्ट होती है और ये ड्रेनेज वेस्ट बंगाल में जाती है और बे ऑफ बंगाल में फाइनली यहाँ पर वो हो जाती है. ठीक है, इसे ये सबसे पॉल्यूटेड रिवर भी कहा जाता है. ये मिनरल्स में बहुत ज्यादा ही रिच है, बट क्योंकि यहाँ पर इसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके कारण क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा क्या हो गई, पॉल्यूटेड हो गई है. दामोदर रिवर इज पॉपुलरली कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल बिकॉज इट्स रेवेंजिंग फ्लड्स इन द एरिया विच क्रिएट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. अभी जो दामोदर रिवर है ना इसमें बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं.
ठीक है, बहुत ही फ्रिक्वेंट इसमें फ्लड आते हैं और वो फ्लड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, इसलिए हम दामोदर रिवर को क्या कहते हैं, रिवर ऑफ सॉरो। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ सभी का आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर नहीं था फिर भी हमने यहाँ पे सारी रिवर्स के बारे में देख लिया कि किसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो महानदी का ओरिजिन कहाँ से आपका, तो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होती जाती है। यहाँ का पॉपुलर क्या है, हीराकुंड डैम आ जाता है आपका। ठीक है, दामोदर रिवर की हमने बात करी, ये आपका कहाँ से इसका ओरिजिन है, झारखंड स्टेट से फ्लो होते होते वेस्ट बंगाल में जाती है। इसमें फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते हैं जिसके कारण लार्ज मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम इस रिवर को रिवर ऑफ सॉरो के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा रिवर की बात करते हैं, तो कृष्णा रिवर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज हैंस कंसिडर द फोर्थ बिगेस्ट रिवर इन द कंट्री। कृष्णा रिवर को फोर्थ बिगेस्ट रिवर ऑफ कंट्री माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर का फ्लो होता है। इसमें सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र का इरिगेशन होता है, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ है आपका, वेस्टर्न घाट से। ओके, ना गोदावरी की बात करते हैं तो इसका फ्लो कहाँ से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। ये पेनिनसुला रिवर्स को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपकी एक ही मेन गंगा हो गई ये वाली, और दूसरी आपकी गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। कृष्णा कौन सी है, फोर्थ बिगेस्ट रिवर है। और हम कृष्णा गोदावरी की बात करते हैं तो ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री है आफ्टर द गंगा। मतलब लार्जेस्ट मतलब उसकी लंबाई के हिसाब से देखेंगे, लेंथ उसकी, तो गंगा देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, और आप गोदावरी की देखेंगे तो ये गोदावरी आपकी ये है। तो अगर लेंथ में देखेंगे तो गंगा के बाद ये जो आपकी गोदावरी है जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, तो ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सी रिवर है जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता है फिर भी आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास गूगल है, आपके पास जो अदर रिसोर्सेस हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने रिवर्स को यहाँ पर कवर किया होगा, है ना। तो रिवर्स के बारे में इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो हमारा एक तरीके से रिवीजन होता जाएगा। ओके, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन में देखना है नॉट, आप ये वर्ड देखेंगे इसमें क्या लिखा, नॉट। तो हमें इसमें से ये बताना है कि आपकी कौन सी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, चंबल, बेतवा, केन और गंडक। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में, और जो जो इस वीडियो को देख रहा है सबको इसको आंसर देना है। इसका मैं आंसर आपको कल बताऊंगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके फुल बेनिफिट्स लेने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमने अभी बहुत ज्यादा पढ़ा कि इंडिया क्या बन चुका है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। अब इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, हमारा जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स है हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, दूसरा इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो बताना है। अब आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको आंसर करना है। ओके, वीडियो के लास्ट में आफ्टर डिस्कशन मैं इसका आंसर यहाँ पर आपको दूंगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। देखिए आज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स है नहीं, ये भी आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि कैसा यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, आर डोर वे टू एन एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटीज है उसके लिए एक डोरवे, एक दरवाजा आपके लिए सामने आया है। जैसे कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं और डिसिप्लिनरी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम जॉइंट वेंचर किया जा रहा है और नए नए आइडियाज़ को लेकर आया जा रहा है, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का आपका जो इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर डिसिप्लिन को और मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें। ओके, तो देखिए ओवर द ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज हैव सीन न्यू डिसिप्लिन सच एज बायोकेमिस्ट्री एंड कंप्यूटिंग साइंस विच इन टर्न आर स्पॉइंग दर्जन ऑफ न्यू सब डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द करंट रेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव
AI। तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इन सब का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को और ज्यादा हम हाई बना रहे हैं, है ना। हमारा जो एकेडमिया है और एकेडमिक है, इंस्टीट्यूशंस है, उसको और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। हमारे जो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज है उसको इनहेंस किया जा रहा है। ओके, अब इसमें इंडिया की बात की जा रही है, तो हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, UCG, आप सभी को पता है। तो UCG उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें इसी की बात की गई, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज परहैप्स अ राइट पॉइंटर टुवर्ड्स अ एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी। तो एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी आपकी जो ज़्यादातर जो आपकी आने वाली फ्यूचर में आपको जॉब कैसे करनी, एक एंटरप्रेन्योरियल वाली जो स्किल्स होती है उसको जनरेट करे, उसे हम कहते हैं क्या, एंटरप्रेन्योरियल आपकी यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं। तो वहां पे हम क्या लेकर आए हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेसर POP, इसको हम POP भी कहते हैं। तो जिसमें देखिए, तो एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं, हम ऐसे कैरेक्टर्स को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि जो हमें अभी कभी फ्यूचर में हम क्या कर सके, फाइनेंशियल रिस्क लेकर बेनिफिट्स को जनरेट कर सकें। ठीक है, अब देखिए, जब हमें एंटरप्रेन्योर बनना होता है, अगर हमें कोई बिजनेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें रिस्क भी होता है कि क्या हमारा जो बिजनेस है वो फर्दर चलेगा या नहीं चलेगा। तो एक तरीके से आप फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर होता है उसको बिल्ड करना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये बहुत ही अच्छा बताया गया कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाय ब्रिंगिंग प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स एटसेट्रा इनटू द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसके थ्रू हम जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इनहेंस करेंगे। कैसे इनहेंस करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको और ज्यादा क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, POP कैन सर्व एज एन एम्बेसडर फॉर देयर यूनिवर्सिटीज, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इंडस्ट्री पार्टनर एंड हेल्पिंग टू कनेक्ट स्टूडेंट विद इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इससे एक तरीके से ये आपका क्या काम कर रहा है, जो आपका प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, ये एक एम्बेसडर की तरह काम कर रहा है, जो इसमें क्या करेगा, यूनिवर्सिटी आपके आगे और दूसरे यहाँ पर आपके आगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्रीज के साथ, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, कि वहां पर बच्चे क्या कर सकेंगे, जब ये आपकी सारी स्किल्स जनरेट की जाएंगी बच्चों में, उसके बाद वो उनको इजीली यहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाए या जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर POP जो सिस्टम है किसके द्वारा, UGC के द्वारा निकाला गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कैन अ शॉर्टर मेडिकल कोर्स सॉल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेज। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि वो क्या लाना चाहते हैं कि रूरल एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी शॉर्टेज देखने को मिलती है। इसलिए वेस्ट बंगाल ममता मुखर्जी ने ये कहा है, जो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए 3 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आपका MBBS होता है, ठीक है, MBBS करते हैं तो आप यहाँ पर एक फुल फ्लेज डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें रूरल एरिया में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक 3 साल का 3 इयर्स का डिप्लोमा लेकर आ सकते हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो क्या कर सके, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। अब इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि अभी हम बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे पास इंडिया में 1 लाख सीट है MBBS की, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि रूरल एरिया में डॉक्टर्स जाना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं जाना चाह रहे, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, पहले हम वो देखते हैं। उसके बाद फिर ये जो डिप्लोमा कोर्स आ रहा है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, MBBS आपका यहाँ पे डॉक्टर्स रूरल एरिया में क्यों नहीं जाना चाहते, सबसे बड़ा आपका रीजन आ जाता है रूरल एरिया में। ये डॉक्टर्स आप देखते हैं कई बार ये सोचते हैं कि अगर हम रूरल एरिया में गए तो वहां पर हम क्या हो जाएंगे, वहां पर फंस जाएंगे। पहला तो रीजन ये आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। दूसरा, वहां का इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, लाइफस्टाइल जो आपकी फैसिलिटीज होती हैं सारी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स क्या होते हैं वहां से रूरल एरिया में ज्यादातर जाने से बचते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि हमें क्या देखने को मिलता है, जो रूरल एरियाज हैं वहां पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज देखने को मिलती है। अब ये डिप्लोमा प्रोग्राम लेकर आया गया है। अब इसमें कुछ बातें कही गई, एक तरीके से ये डिबेट की तरह आपके सामने आता है। इसमें ये कहा गया है कि डिप्लोमा कोर्स में बी नॉट ट्रेन
ट्रेनी एडिक्वेटली टू डील विद द कंडीशंस इन रूरल एरिया। अभी जो डिप्लोमा कोर्स ये आ रहा है, इन्होंने ये कहा कि हम ये डिप्लोमा कोर्स लेकर आएंगे, इसमें हमारे कुछ प्रैक्टिशनर सामने आएंगे और वो उनको हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे, रूरल एरिया में डिप्लॉय करेंगे। और वो रूरल एरिया में जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां पर जाएंगे और उनको ट्रीट करेंगे। बट जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू वो एडिक्वेट नहीं हो सकती है, मतलब कि रूरल एरिया की जो कंडीशन है उससे डील करना, क्या हम उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएंगे, पीपल उनसे डील कर पाएंगे जो ये आपने डिप्लोमा के थ्रू यहाँ पे जो डॉक्टर्स को भेजा है रूरल एरिया में। दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये क्या एक तरीके से जो हम एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर्स आते हैं उनके साथ क्या होगा, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। ठीक है, आप 3 ईयर का डिप्लोमा करके कैसे यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर सामने आ गए। इसका आप अल्टरनेटिव ये ले सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होते हैं, उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं है ना, उनको क्या किया जा सकता है, हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर द मोस्ट एसेंशियल रंग ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शुड पोजेस डॉक्टर हु आर फुली ट्रेन। अब जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्टार्टिंग का जो भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वहां पर हमें एक फुल फ्लेज्ड और फुल ट्रेन डॉक्टर की जरूरत होती है, ना कि कोई भी 2 या 3 साल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस करके आ गए और वो वहां पर इंगेज हो गए। ठीक है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर एक फुल ट्रेन्ड और फुल प्लेस डॉक्टर की जरूरत है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्या करेगा, आपका डिस्क्रिमिनेशन बनेगा। देखिए, येस इट बिकम डिस्क्रिमिनेटरी, हेल्थ अवेयरनेस अमंग द रूरल पॉपुलेशन इज नॉट वेरी गुड। अब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, रूरल एरिया में हमें डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं अच्छे, और अर्बन एरिया में आपको बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं। तो देखिए, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि आप रूरल एरिया में अच्छे जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं और रूरल एरिया में जो आपका एक डिप्लोमा के थ्रू जो डॉक्टर्स हैं उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो और रूरल एरिया में आप सभी को पता है कि लोगों को जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं होते हैं हेल्थ के बारे में, तो एक तरीके से ये क्या करेगा, आपका डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2 पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। 1, द एंटायर रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु सर्व एट अ सब सेंटर हैव अ क्रूशियल रोल टू प्ले इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब यहाँ पर ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तो जो एक कंटिन्यूटी होती है कि हेल्थ केयर को इंश्योर करना, उसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हम यहाँ पर जैसे बात कर सकते हैं आशा कैडर्स की। आशा कैडर्स ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है हेल्थ अवेयरनेस को जनरेट करने में, इसको इम्प्रूव करने में। बट ऐसा क्या वो डिप्लोमा के थ्रू डॉक्टर्स आ रहे वो कर पाएंगे या नहीं। दूसरा यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल रियलिटी एंड फिजिकल आइडियाज। यहाँ पे दूसरा क्या है आपका पॉइंट आ जाता है कि डिफरेंशिएट किया गया फिजिकल रियलिटी एंड फिजिकल आइडियाज के बीच में। ठीक है, स्टेट हैज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंश्योरिंग दैट एवरीबडी गेट्स द हायर अटेंडेबल क्वालिटी ऑफ केयर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी लोग, चाहे वो रूरल एरिया में हो या चाहे अर्बन एरिया में हो, उन्हें क्या मिलनी चाहिए, एक प्राइमरी जो हेल्थ केयर है, अटेंडेबल क्वालिटी ऑफ केयर है, वो यहाँ पर उनको मिलनी चाहिए। बट इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों को उससे वंचित किया जा रहा है। तो देखिए, हमें यहाँ पर कॉलेज इतने ज़्यादा, इंडिया की अगर हम बात करते तो कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं आपके, इंडिया में कॉलेजेस की कमी नहीं है। बट हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स क्या है आपके रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते, उसके पीछे का जो रीज़न है, हमने ये देखा कि रूरल एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे जो ऑप्शन हैं वो सोचते हैं कि हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पर ये सारी चीज़ों को चेंज करना होगा, जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पर जाने से अपने आप को ना रोकें। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली यही कहा गया कि हमें ऐसा कोर्स लेकर नहीं आना चाहिए। इसके कुछ अल्टरनेटिव्स को भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे कि जो रूरल एरिया है उसको यहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिससे हम इंश्योर कर सकें जो डॉक्टर्स है वहाँ पर जाने से ना कतराएं। ठीक है, और सभी को हम यहाँ पर इक्वल तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द अप्रूवर ओवर द न्यू COP 28, जो आपकी COP 28 है प्रेसिडेंसी, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के बीच में वो हो रहा है। तो आप देखेंगे अभी जो आपकी COP 28 होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, UAE में। तो UAE की जो प्रेसिडेंटशिप है उस पर यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये एक क्या है आपकी जो ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी के क्या है, ये CEO हैं।
इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो COP 28 है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस पे जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब मेनली यही कहा जा रहा है कि जो इनके सीईओ हैं वो एक ऑयल कंपनी, जो फॉसिल फ्यूल की कंपनी है आपकी, उसके यहाँ पे सीईओ हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो COP 28 उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। तो आप देखेंगे यूएई अनाउंस्ड Sultan Al Jaber, the CEO of Abu Dhabi National Oil Company, as a president to help the climate negotiation, a move that revised backlash from Western lawmakers, leaders of some countries as well as civil society group। अब यहाँ पर जो यूए ने क्या अनाउंस किया था कि जो आपके सुल्तान अल जाबेर हैं वो क्या करेंगे, COP 28 जो आपकी यहाँ पर होने वाली है उसको प्रेसिडेंटशिप प्रोवाइड करेंगे। बट ये क्या है, एक सीईओ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के, जिसके कारण यहाँ पर जो ये क्या करेंगे, क्लाइमेट नेगोशिएशंस करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये खुद ही क्या है, एक नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ है, वो किस तरीके से यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज में उसमें नेगोशिएट कर पाएंगे। इसलिए जितने भी वेस्टर्न लॉ मेकर्स हैं, लीडर्स हैं कुछ कंट्रीज के और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुल्तान अहमद जी की, तो उन्होंने सिर्फ ये ऑयल कंपनी की बात नहीं, इन्होंने बहुत सारा वो कराया। आप देखेंगे इनका एक प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट, मासडर इज नाउ एक्टिव इन मोर देन 40 कंट्रीज में ये एक्टिव है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किसमें, सोलार एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स में, जिसका जो टोटल कैपेसिटी 15 गीगावाट का यहाँ पर वो क्या किया जा रहा है, एनर्जी को जनरेट किया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, 19 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हम एनुअली एमिशन जो है उसको कम किया जा सकता है, उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो ये वेरियस प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिससे हम क्या कर सकें, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो एमिशन उसको हम कम कर सकें, उसके अल्टरनेटिव्स को भी कम कर सकें। बट स्टिल ये भी है उनका कि आप देखें तो मिस्टर अल जाबेर्स 2030 स्ट्रेटेजी इज टू बिल्ड मोर प्रॉफिटेबल अपस्ट्रीम, मोर वैल्यूएबल डाउनस्ट्रीम एंड मोर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक गैस सप्लाई विच एसेंशियली मीन्स मोर फॉसिल फ्यूल्स। अब इनका एक टारगेट ये भी है कि 2030 तक ये क्या करना चाहते हैं, 2030 तक ये मोर इनका जो कंपनी है वो और ज़्यादा प्रॉफिट में जाए, वहाँ पे जो वैल्यू उसके और ज़्यादा बढ़े और सस्टेनेबल और इकोनॉमिक गैस की सप्लाई करना। बट इसका मतलब क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करेंगे। तो आप एक तरफ फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पर जो COP 28 है ना, उसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, इसके बारे में जो आपकी जो वेस्टर्न लॉ मेकर्स हैं ये इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। मैनी ग्रुप्स आर डिसअपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑयल एग्जीक्यूटिव टू हेड एंड समिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकिंग ग्लोबल पार्टनर नेगोशिएशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। हमारा मेन एम क्या है कि हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है। तो अब ये ऑयल कंपनी है और उसकी जो एक तरीके से आप देख रहे हैं सीईओ हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसमें नेगोशिएशन पार्टनर की तरफ सामने आ रहे हैं। अब हम COP 28 के बारे में देखते हैं, ये क्या है। आपका आता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये साइन होता है आपका 1992 में। कब, 1992 में, जिसे हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं और रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। इसी के चलते आपके यहाँ पे COP आती है, कोऑपरेशन ऑफ जो आपके पार्टनरशिप्स हैं। तो देखिए, इंडिया इज अमंग द सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज टू हैव होस्टेड द COP ऑफ ऑल 3 रियो कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इन सारी कंट्रीज में मतलब इंडिया ने क्या किया, इसको होस्ट किया है। UNFCCC एंटर्स इनटू फोर्स 21 मार्च 1994। UNFCCC की बात करते हैं, ये कब एंटर हुआ है आपका, 1994 को। ठीक है, इसे 197 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई किया गया है। 2015 की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका COP पेरिस में जब होता है आपका, तो वहां पे क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें क्या करना है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देना है। अगर इससे ज्यादा होता है तो इसके हमें इरिवर्सिबल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। 1997 में एक इसकी जो मीटिंग होती है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल आता है आपका। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा UNFCCC का to achieve stabilize the greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous repercussion within the time frame so as to allow ecosystem to adapt naturally and enable sustainable development। तो यहाँ पर यही कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का है उसको हमें स्टेबलाइज करना है, उसका जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसका लेवल एक तरीके से प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो उसके जो रिपरकशंस हैं, जो इम्पैक्ट है, इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो उसे हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है,
उसका कंसंट्रेशन कम करना है। अब हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बात करते हैं, जिसे हम कोप भी कहते हैं। इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूएनएफसीसी। जो कॉप होती है यूएनएफसीसी की एक एपेक्स आप कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो माने जाते हैं। ओके, तो ये हर साल आपकी इसकी मीटिंग होती है, पार्टीज यहाँ पे डिसाइड करती हैं कि कैसा क्या होने वाला है। द फर्स्ट मीटिंग इसकी कहाँ पर हुई थी? आपकी बर्लिन में हुई थी, जर्मनी, मार्च इन 1995। ओके, तो कॉप मीट्स इन बॉन द सीट्स ऑफ सेक्रेटरी अनलेस द पार्टी ऑफर द होस्ट ऑफ द सेशन। इससे पहले क्या होता है, इसकी जो समिट होती है कॉप की, आपकी जो कॉप अभी 28 होने वाला है, इससे पहले आपकी एक मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग अभी हुई है कब? बॉन में होती है, जिसमें ये ऑफर किया जाता है कि कौन इस मतलब कि ये जो सीओपी है आपका, उसको कौन होस्ट करेगा इस साल। मतलब हर साल इसमें होस्टिंग की जाती है, तो इसमें ये देखा जाता है कि इस साल कौन इसको होस्ट करने जा रहा है। अब हम कॉप 28 की बात करते हैं, ये आपका दुबई में होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ मेजर्स की बात की गई कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें, इंडिया ने कुछ अपने रिस्पेक्टिव में कुछ चीजें बताई हैं कि हमें जो नई आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली इसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो एडेप्टेशन रिफर्स टू एडजस्टमेंट इन इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक स्टिमुलाई एंड देयर इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एडेप्टेशन करना है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम है वहां पर अच्छे से जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्लाइमेट स्टिमुलाई है उसको जो इम्पैक्ट्स हैं उसके थ्रू हमें यहाँ पर क्या करना होगा? रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, इसके रीजंस क्या है कि हमें क्लाइमेट चेंज में एडेप्टेशन क्यों करना चाहिए? कैन हेल्प मैनेज द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अगर हम एडेप्टेशन करते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि जो क्लाइमेट डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं, डॉट्स एंड फ्लड्स, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट है उसको और ज्यादा, जिससे कि जो सिटी की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उसको इंक्रीज किया जा सकता है ना। और एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? एडेप्टेशन करना होगा। हमें मिटिगेशन भी करना होगा। क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन के कुछ क्यों करना है? क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है उसे एक सफिशिएंट टाइम फ्रेम में उसे जो लेवल है उसको कम करना है, इसका जो एमिशन है वो कम करना है, इनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, उसके बाद अवॉइड सिग्निफिकेंस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द अर्थ क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो अर्थ का क्लाइमेट है उसका ह्यूमन के साथ जो सिग्निफिकेंस है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसलिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए? एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पर होना चाहिए। ये इंडिया का कुछ पर्सपेक्टिव है जो बताया गया है कि कॉप 28 मतलब कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए जिससे हम क्लाइमेट चेंज से यहाँ पर फाइट कर सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रेड यूनियंस बॉयकॉट G20 मीट ओवर BMS अपॉइंटमेंट एट्स चेयर। अब यहाँ पे G20 की वेरियस समिट्स, आपकी समिट होने वाली है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे वेरियस क्या होती है, जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो होती है। अभी पटना में हाल ही फिलहाल में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन उसकी मीटिंग हो रही है, और इसमें यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं, G20 के जो वेरियस ट्रेड यूनियंस, उन्होंने बॉयकॉट किया है कि हम इस मीटिंग को नहीं अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो BMS है, भारतीय मजदूर संघ, इसको चेयर किया जा रहा है L20 में। आपका जो ये L20 की लेबर 20 है, इसमें इसको चेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वो क्या कर रहे हैं? बॉयकॉट कर रहे हैं इसका। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए हमने बात करी थी अभी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ गए हैं? यूएस की विजिट में गए हैं, और इस विजिट में हमने देखा GE एरोस्पेस, आपका जो GE एरोस्पेस है उसने HAL की बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें बात की गई कि हम इंडिया में जो जेट इंजन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका नाम याद रख सकते हैं, F414 इंजन विल पावर LCA Mk2 and the fifth generative twin engine advanced medium combat aircraft Mk1 which is on the drawing board and require more powerful engine. F414 power aircraft are in use with 8 nations. अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोस्पेस, जो आपका हम बात करें किसकी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ पे उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, जिसमें जो GE एरोस्पेस है वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेगा और इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चर की जाएगी, किसकी? जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स एग्री ऑन इक्विटेबल यूज ऑफ AI। अब यहाँ पर G20 की अभी हमने बात करी, तो इसकी वेरियस मीटिंग हो रही है। अब ये मीटिंग किसकी हुई है? एजुकेशन मिनिस्टर्स की, जितने भी आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं G20 के मेंबर्स के, उनकी मीटिंग हुई है कहाँ? पुणे में। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मतलब एजुकेशन है,
है ना, उसको और ज़्यादा इक्विटेबल बनाने के लिए और उसे और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो G20 मेंबर्स हैव एग्रीड ऑन द नीड टू वर्क टुगेदर फॉर रेजिलेंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर विया एजुकेशन। यहाँ पर हम एक रेजिलेंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फ्यूचर की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर के थ्रू इसको ऑब्टेन करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, जिससे हम क्या कर सकें कि जो एज का प्रॉब्लम है, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पर जो प्रॉब्लम होते हैं उससे हम सीख कर सकें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मेडिसिन पेटेंट पूल डील टू मेक कैंसर ड्रग चीपर। अब यहाँ पर आपकी बात करते हैं किसकी, मेडिसिन पार्टनर पेटेंट पूल की। तो उन्होंने एक साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया बेस्ड के साथ, इंडियन कंपनी के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है, हम एक ड्रग की बात करते हैं, नीलोटिमेब ये ड्रग है। तो ये ड्रग किसमें ट्रीटमेंट में काम आता है, आपका जो ब्लड कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर जो होता है तो उसमें उसको ट्रीट करने में ही काम आता है, बट इसका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट इन्होंने अब ये कहा है कि हम क्या करेंगे, ये जो पेटेंट वाला चीज़ है उसको हम खत्म कर देंगे, और जो कंपनीज है तो वो इसका जो जेनरिक है यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएंगी, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि इसका जो जेनरिक फॉर्म है, जेनरिक वर्जन ऑफ नीलोटिनेब को यहाँ पर क्या किया गया, 7 कंट्रीज को यहाँ पर दिया गया कि उससे क्या कर सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, और जो पेशेंट्स हैं जिसको यहाँ पर ब्लड कैंसर है वो इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं, मतलब इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, आपकी जो टाइटैनिक सबमरीन थी, टाइटैनिक की बात करते हैं आपका 1912 में, ये आपकी क्या हो जाती है, अटलांटिक ओशन में सबमर्ज हो जाती है। आप सभी ने इसकी मूवी भी देखी होगी, टाइटैनिक। ओके, तो मतलब यहाँ पे सबमर्ज हो जाती है। अब जो टाइटैनिक का जो डेब्रिस है, मतलब एक तरीके जो उसका मलबा है, उसको देखने के लिए कई बार जो सबमरीन्स होती हैं वो अटलांटिक ओशन में जाती हैं। अब इसी के तहत यहाँ पे क्या हुआ है, अमिड द सर्च ऑफ टाइटन लेसन टू प्रपोज इंडियन सबमर्सिबल डाइव। अब एक्चुअली पहले हम यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो आपका टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक जो सबमरीन है, पनडुब्बी जिसको भी हम कहते हैं, टाइटन नाम की, ठीक है, यहाँ पे टाइटन नाम की जो सबमरीन है, आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, ओशन, तो ये कहाँ जाती है, आपकी अटलांटिक ओशन में जाती है। अब ये अटलांटिक ओशन में तो गई, लेकिन वो वहां पे जाके क्या हो जाती है, आपकी गुम हो जाती है। अब जब ये गुम हुई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 5 लोग गए थे, और ये जो 5 लोग थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी तक इनका क्या है पता नहीं चल पाया है। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी ये बहुत लापता है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, रिसर्च पूरी इसकी चल रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल जाए, बट अभी भी इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं चला है। अब इसमें जो 5 लोग हैं, जब ये सबमरीन मतलब जो आपका टाइटन है ये गायब हुआ है, तो इसमें ये कहा जा रहा था कि 96 आवर्स का क्या था, ऑक्सीजन था। अगर ये सबमरीन आज और कल में नहीं मिलती है तो इसमें जो लोग हैं उनकी मतलब एक तरीके से ये हो जाएगी कि उनकी डेथ हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा। और ये जो आपका अटलांटिक ओशन है, आपका ये सेकंड लार्जेस्ट डीपेस्ट ओशन है, जहां पर आपका जो ये टाइटैनिक वाला पूरा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ये डीपेस्ट ओशन है। अब ये इतनी ज़्यादा डीप है कि हम उसको ढूंढे कहाँ, क्योंकि ये जो इसका साइज़ है, हम देखेंगे ये वाइट कलर की एक, और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है, और वाइट कलर जिसके कारण हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये हमें मिल भी नहीं पा रही है। अब अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, तो ये देखिए, ये आपका यूरोप आ जाता है, ये अफ्रीका आ गया, ये साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका पूरा अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है आपका, ठीक है। तो आपका जो उत्तरी अटलांटिक ओशन है, यहीं पर ये जो टाइटन आपकी सबमरीन है वो क्या हो गई है, हमें यहाँ पर उसका अभी सर्च यहाँ पर पूरा चल रहा है। इसी के चलते इंडिया में मत्स्य 6000 इसको ये सबमरीन बनाया गया है डीप ओशन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ क्या लेने होंगे, लेसन्स लेने होंगे, जिससे कि इस तरीके की जो इंसिडेंट्स है इंडियन ओशन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो इंडियन ओशन की डेप्थ है वो कितनी है, 6000 मीटर्स है, कितनी, 6000 मीटर्स है। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, NIOT चेन्नई के द्वारा से डेवलप किया गया है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा से चेन्नई में जो है इसे सबमरीन को मतलब कि डिजाइन किया गया है। इसका नाम क्या है, मत्स्य 6000, जो क्या कर सकता है, अभी इसमें भी ये पूरा इसका क्या होने वाला, टेस्ट होने वाला है, जिसमें जो 3 इंडियंस है उनको इंडियन ओशन में 6000 मीटर की मतलब की दूरी पर डेप्थ में भेजा जाएगा, और यहाँ पर मतलब पता लगाया जाएगा कि कितनी कारगर होती है या नहीं। तो यहाँ पे हमें पहले कुछ लेसन्स लेने होंगे, जैसे कि टाइटन के साथ हुआ है, कहीं ऐसा मत्स्य 6000 के साथ ना हो। इससे पहले छोटे छोटे यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे लेवल पर, मतलब कि कम आपके जो
डेप्थ है उस पर कम लेवल पर यहाँ पर सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी ने यहाँ पे आंसर किया होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। हमारा फुल फ्लेज डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट लेने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। हमारी जो स्किल्स हैं उसे प्रमोट करना चाहिए, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए, या फिर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे रिड्यूस करना चाहिए, या फिर जो हाई एजुकेशन है उसे प्राइवेटाइज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने से क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके हमें फुल बेनिफिट मिलेंगे। सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? नहीं, हमारे लिए इसमें हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आने से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं? यहाँ पर तो गवर्नमेंट को ही क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ना। तो हम इससे क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से इंट्रोड्यूस करने से आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा सकते। हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ज्यादातर जो डेवलपमेंटल स्किल्स है वो प्रमोट करना होगा। डेवलपमेंटल स्किल्स होंगी तो वो क्या होगा, उनका काम में जो आपका काम है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। वो तो आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, उसका पार्टिसिपेशन होगा। इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा तो इसमें अल्टीमेटली वो आपकी जीडीपी में इंक्लूड होगा और आपकी यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप वहां पे सभी के आंसर सही हों। तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हमने सारी चीजों को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडुवर्स न्यूज एनालिसिस। एडुवर्स न्यूज एनालिसिस में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है आज। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, इसमें से कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, आपको ये बताना है ये नहीं बताना है, नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर करेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।